आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो शुरू करते हैं। सो चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इसमें वन थीम इज कोल्ड वॉर। नाम कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, यूएसए के हेजेमनी एंड राइज ऑफ चाइना, एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये छह थीम है जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कुछ थीम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टैटिक है, जैसे कि कोल्ड वॉर, है ना, ये आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी थीम्स हैं जैसे कि नाम, ये आप पहले से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट इज कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, ये भी तैयार हो सकता है। यूएसए हेजेमनी एंड राइज ऑफ चाइना, ये बहुत ज्यादा ही न्यूज में है। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि 2026 में जब हम मेंस लिखेंगे, सो ये ही रिपीट होने वाला है। ठीक है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये हम लोग न्यूज के साथ करते हैं हमेशा, क्योंकि उसी के साथ ही जाता है ये टॉपिक। चलो, सबसे पहले कोल्ड वॉर कर लेते हैं। कोल्ड वॉर पर रिसेंटली क्वेश्चन थोड़े से कम कर दिए हैं यूपीएससी ने, बट फिर भी कर लेते हैं। कम इसीलिए कर दिए हैं क्योंकि यूपीएससी अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बहुत अलग लेवल पे ले जा चुका है। उसने करंट अफेयर्स को इतना इंटीग्रेट कर दिया है कि बिना करंट अफेयर के आप इस पेपर को लिख ही नहीं सकते। पर अगर आपको लग रहा है कि बिना करंट अफेयर आप इस पेपर को लिख ले जाओगे, तो ये गलतफहमी है जो मेंस के बाद रियलाइज होती है। सो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट कोल्ड वॉर, रुको इससे पहले इससे पीछे वाला करते हैं। इवोल्यूशन वाले क्वेश्चन है ना, इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर का। राइज एंड फॉल ऑफ कोल्ड वॉर 2016। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? दैट व्हाट इज एक्चुअली कोल्ड वॉर, व्हाट वाज कोल्ड वॉर, व्हाट इज सनी, व्हाट वाज कोल्ड वॉर, एंड अगर आपके पास कोई स्कॉलर है तो वो, वरना आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में स्कॉलर में एक तो विंस्टन चर्चिल है, जिनके फेमस आर्गुमेंट है आयरन कर्टेन, है ना। इसके अलावा जॉन लुइस गद्दीस है, दैट कोल्ड वॉर इमर्ज फ्रॉम interlocking insecurities of two victorious power having different vision of world order, having different vision of world order। तो दो पावर्स थे ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये बात बहुत, ये बैकग्राउंड है थोड़ा सा, मैं आपको दे दे रहा हूँ कि कोल्ड वॉर का असली ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, कुछ इसी तरीके से यूरोप है ना। ये इधर अगर अपन चाइना मान लें, चाइना का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे है जापान, कहीं इधर है कोरिया, यहाँ पे है रशिया, और यहाँ पे कहीं है फिलीपींस। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से समझो, सो यूएस जो है वो इधर से इधर आ जाता है ऑटोमेटिकली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। सो यूएस को ये पता था कि अगर उसने अपनी यूएस से इधर है तो इधर से इधर चला जाता है। तो यूएस को ये पता था कि अगर उसने अटलांटिक को क्रॉस करके ये रीजन कंट्रोल नहीं किया, सो रशिया ऑटोमेटिकली इसको सोशलिज्म में लेके चला जाएगा। एंड यूएसएसआर ऑल्सो न्यू कि अगर उसने इधर सोशलिज्म का एक्सपेंशन नहीं किया, सो ये रीजन कैपिटलिज्म में चला जाएगा। बचा एशिया। एशिया में
देर इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट जापान पे दो एटम बम गिराए थे। क्या नाम थे उनके? फैट फैटमैन बॉय। एंड हम्म। हाँ, फैट बॉय। फैट बॉय और लिटिल कर। लिटिल ब्रदर। नहीं, ब्रदर तो नहीं था। लिटिल बॉय। लिटिल लिटिल बॉय। बॉय। लिटिल। तो जो दो एटम बम गिराए थे वो क्यों गिराए थे? उसका सिंपल कारण है कि यूएस को पता था कि अगर उसने जापान को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं कंट्रोल किया तो वो कभी रशिया को डोमिनेट ही नहीं कर पाएगा पैसिफिक में जाके। ठीक है। तो ये है कोल्ड वॉर की कहानी। दो एटम बम गिराने का सिंपल कारण था बिकॉज यूएस न्यू कि अगर रशिया ने एक्सपेंड किया जापान की तरफ सो ये पूरा रीजन सोशलिज्म में चला जाएगा। चलो अब आते हैं अपने आंसर पर। द राइज ऑफ कोल्ड वॉर। ये बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि कई बार आंसर लिखने में बैकग्राउंड बड़ा हेल्प कर जाता है। तो पहला कॉज क्या है? एक तो स्ट्रक्चरल है और आइडियोलॉजिकल है। सो पहला कारण क्या है? सिक्योरिटी डिलेमा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया कि अगर यूएस ने कब्जा नहीं किया तो सोशलिज्म में जाएगा और अगर यूएस ने किया तो कैपिटलिज्म में जाएगा, तो ये सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर दिया। कैनेथ वर्ल्डिंग कर सकते हैं इसमें। कैनेथ वर्ल्ड का क्या आर्गुमेंट है कि बाइपोलैरिटी अगर होगी तो राइवलरी अपने आप होगी। ठीक। दूसरा अब आओ आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक आइडिया है ऑर्डर वेस्टर्ड का, जिनका है दैट कोल्ड वॉर वाज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो ग्लोबलाइजेशन से पहले ग्लोबलाइजेशन हो चुका था आइडियोलॉजी का। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यूएस जो है वो लिबरल कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा था, यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म प्रमोट कर रहा था। तीसरा, देयर इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ब्लॉक्स। कैसे? एक तरफ बना मार्शल प्लान, दूसरी तरफ बना वॉर्सो। इधर आ गया नेटो, इधर आ गया कॉमेकॉन 1949 का। सो ये है राइज ऑफ कोल्ड वॉर। अब आता है द एरा ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन 1953 से लेकर 79 तक चला है। ठीक है। कंसोलिडेशन की पैरा में क्या होगा? न्यूक्लियर आर्म्स रेस। फॉर एग्जांपल, जितने भी न्यूक्स के टेस्ट हुए हैं इसी एरा में हुए हैं। सोवियत ने टेस्ट किए, रशिया ने टेस्ट किए, और इसी समय आता है मैड डॉक्ट्रिन कंसोलिडेशन के एरा में। दूसरा, इस एरा में आइडियोलॉजी का तो एक्सपेंशन पहले हो गया था। इस एरा में ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोल्ड वॉर हुआ। कैसे हुआ? कि यूएसएसआर पहुंचा अटैक करने के लिए अफगानिस्तान। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान कंट्रोल करेंगे, हम क्यूबा कंट्रोल करेंगे। ठीक। दिस एरा इज ऑल्सो मार्क्ड बाय डिटेंटे। डिटेंटे में क्या होगा? सॉल्ट वन, हेलसिंकी अकॉर्ड। अब यहाँ पे थोड़े से स्कॉलर्स कम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब आता है फॉल, जिसे बोलते हैं हम डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर। सो डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर कैसे होगा? सोवियत की इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गया था। 1980 में ऑयल प्राइस क्राइसिस हुआ, तो जिससे रशिया की इकोनॉमी और क्रम्बल डाउन हुई। ओवर एक्सटेंशन किया यूएसएसआर ने अपना, इसको लिंक कर सकते हैं हम पॉल कैनेडी से। पॉल कैनेडी की थीसिस है ना कि इंपीरियल ओवर स्ट्रेच, कि अगर हेजेमन अपने आप को ओवर स्ट्रेच करेगा तो वो फॉल करेगा करेगा। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान का जो वॉर था 1980 1979 से 89 तक, उसने यूएसएसआर के सारे रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए। तीसरा, डोमेस्टिक क्राइसिस भी चालू हुई उसी टाइम पे यूएसएसआर के अंदर। और रिफॉर्म भी स्टार्ट हुआ। अब जब भी रिफॉर्म हुए तब तब जिस भी क्लोज्ड कंट्री में
इनिशियली रिफॉर्म लाए गए वहां पे क्रम्बल ही हुआ है। इसलिए चाइना अपने आप को रिफॉर्म ही नहीं करता, बिकॉज उसको पता है कि अगर द डे वील रिफॉर्म, क्रम्बल डाउन हो जाएगा। सो गोरबाचेव की पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, इसने वीकन कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल को। ठीक ना। अब ये हो गया राइज एंड फॉल ऑफ कोल्ड वॉर। अब इसके बाद में आपको देना है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी राइज भी है कोल्ड वॉर का। कंटेम्परेरी राइज कैसे है? चाइना का राइज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल राइज है चाइना का। यूएस का हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है। दिस शोज कि दोनों पैरिटी पे आ रहे हैं। यूएसए इज लीडिंग इन मिलिट्री पावर, बट चाइना इज लीडिंग इन इकोनॉमी पावर। दिस इज नथिंग बट अ कोल्ड वॉर 2.0। ठीक। कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका? कंक्लूजन ये है कि दी एरा ऑफ कोल्ड वॉर, द राइज ऑफ कोल्ड वॉर और द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, इसको अपन गद्दी से भी कोट कर सकते हैं, जॉन ली गद्दी से। और उनका गद्दी इसका आर्ग्यूमेंट है, द कोल्ड वॉर एंडेड not with victory in battle, but through exhaustion, evolution, and reinterpretation of interest। अब इसके आगे डिक्लाइन में आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रांसिस फुकुयामा की थ्योरी लिंक कर सकते हो यहाँ पे, कि इस डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर को फ्रांसिस फुकुयामा टर्म्स एज एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक। ये हो गया कोल्ड वॉर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दो हजार सात का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट द पोस्ट कोल्ड वॉर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर फ्रॉम इट्स प्रेडेसेसर? अब इजी हो जाएगा लिखना। ठीक ना। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर का एरा था, इट वाज द एरा ऑफ बाइपोलैरिटी, बट द एरा ऑफ, केनेथ वॉल्ट लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, द एरा ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर इज द एरा ऑफ मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर, अमिताभ आचार्य। ठीक ना। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल ऑर्डर फ्रॉम इट्स प्रेडेसेसर? ठीक है। सो बॉडी, बॉडी में आपको बताएंगे पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ पावर में क्या क्या डिफरेंस आया है। देखो, 1991 से पहले बाइपोलैरिटी, केनेथ वॉल्ट्स। 1991 से लेकर एरा ऑफ 2008, द एरा ऑफ यूनिपोलैरिटी, क्लासिक यूनिपोलैरिटी, इसको बोलते हैं, क्रूथामर का आर्गुमेंट है, द पोस्ट 1991 वी हैड अ यूनिपोलर मूवमेंट। यूएसए हर जगह डोमिनेट कर रहा था, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनएससी। फ्रॉम 2008 to 2026, now we have the, again, this is
मल्टीप्लेक्सिटी, क्योंकि डाइवर्स सेंटर्स ऑफ पावर है। डाइवर्स कैसे हैं? G20 भी है, ब्रिक्स इमर्ज कर गया है ग्लोबल साउथ के लिए, SCO इमर्ज कर गया है, क्वाड हो गया है, सो मल्टीपल, अफ्रीकन यूनियन इमर्ज कर गया है, EU का रिसर्जेंस हो गया है। सो दिस शोज दैट दिस इज द एरा ऑफ मल्टीपोलैरिटी, मल्टीप्लेक्सिटी बेसिकली। डिफ्यूजन ऑफ पावर हो गया है हाँ, ऐसे। डिफ्यूजन ऑफ पावर है बेसिकली। नाउ ये तो हो गया स्ट्रक्चर। नाउ कम्स टू द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 1991 से नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो रहा था? आइडियोलॉजिकल। 1991 से लेकर 2026 तक जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इवॉल्व कर गया। नाउ पोस्ट कोल्ड वॉर में वी हैड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, उससे पहले एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे थे। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर्स इमर्ज हो गए। फॉर एग्जाम्पल रवांडा, बोस्निया, कोसोवो, सूडान, सीरिया। हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो गए। हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड इस टाइम पे, तो हाइब्रिड हो गया। इसमें लिंक कर सकते हैं हम मैरी कैल्डोर को, देयर इज राइज ऑफ न्यू वॉर्स। ऑल्सो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? देयर इज रिसर्जेंस ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन, दोबारा से वापस आ गया है। फॉर एग्जाम्पल रशिया वर्सेस वेस्ट, चाइना वर्सेस USA, एंड इंडिया वर्सेस होम, पता नहीं कौन इंडिया किससे लड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तीसरा, ये हो गया दो आर्गुमेंट। तीसरा है इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या चेंज आ गया है? 1991 से इट वाज अ डॉक्ट्रिनल डिवाइड, कि चाहे जो हो जाए UNSC में USSR का पोस्ट करेगा ही करेगा। 1991 से देयर इज इमरजेंस ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर। फ्रॉम 2025 टिल टुडे देयर इज इमरजेंस ऑफ न्यू रॉयलिज्म। न्यू रॉयलिज्म मतलब है, कल बताया था मैंने आपको, कि अब USA रूल बेस्ड ऑर्डर से खुद बाहर आ रहा है। सो इसको इसको बोलते हैं नॉर्म फ्रेगमेंटेशन। ठीक। अब इसका इम्पैक्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। पॉलिटिकल इकोनॉमी पे कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा था? देयर वर इकोनॉमिक ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल कॉमेकॉन वर्सेस गैट फ्रॉम 1991 टू अराउंड 2008, era ऑफ पीक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2008 से लेकर 2020 तक इट वाज अ era ऑफ एटलीस्ट कंट्रोल्ड, या ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। 2020 के बाद में तो इट हैज बीन नथिंग बट जियो फ्रेगमेंटेशन। आज तक इट इज द era ऑफ जियो फ्रेगमेंटेशन एंड राइज ऑफ मिनी लिटरलिज्म। पीक पे हो गया 2020 के कोविड के बाद से तो। ठीक। एक्टर लेवल पे आ जाओ। कोल्ड वॉर के टाइम पे कितने एक्टर थे? जो था वो स्टेट था। पोस्ट कोल्ड वॉर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई स्टेट है कहाँ, सो मल्टीपल एक्टर्स इमर्ज हो गए। फॉर एग्जाम्पल MNC इमर्ज हो गई, ट्रांसनेशनल एक्टर्स हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर है वो 2026 में फिर से चेंज हो रहा है, इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कल अगर किसी ने सुना होगा कनाडा की PM की स्पीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, he said now there is crumble of the rule based order and he said if it was previously, अगर हम मानते हैं कि कोई था तो कोलैप्स कर रहा है वो। सो इट इज वेरी अनसर्टेन टू से कि रूल बेस्ड ऑर्डर था भी कि नहीं था। तो वर्ल्ड ऑर्डर इज करेंटली गोइंग अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। अब ये होती है कोल्ड वॉर की कहानी खत्म।
अब एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मेजर चेंजेस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो यही वाले आर्गुमेंट लिखने पड़ेंगे ना। सेम पॉलिटिकल, वो पूछ रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब बस आपको ये पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला आर्गुमेंट ब्रॉडन करना है कि पहले इकोनॉमिक ब्लॉक्स थे, फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, फिर कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन हो गया, अब जियो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ओके सर। इन्हीं को ब्रॉडन करना है बस। बताओ, कोई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे कि ऐसे ही बस एरा बेस कर देंगे? इसमें बस आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इतना करना है कि आपको इनको एक्सपेंड करना है सही से। एक्सपेंड अच्छा ऐसे ठीक करना सर। है कि आपको बताना है कि ये जो एरा था ग्लोबलाइजेशन का, इसमें डब्ल्यूटीओ का डीपनिंग हुआ। डब्ल्यूटीओ यस के सर यस। जितने मैक्सिमम एग्रीमेंट है वो इसी एरा में आए हैं। इस एरा को रॉबर्ट कोहेन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इस टाइम पे ग्लोबल वैल्यू चेन जो है आपस में फ्यूज हो रही थी। फॉर एग्जांपल एप्पल इस टाइम पे चाइना पहुंचा। टोयोटा जो है वो उस टाइम पे पूरे ग्लोब में एक्सपेंड करी अपने आप को। कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है? चाइना ने अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म प्रमोट करना शुरू कर दिया मैक्सिमम स्पीड पे। दूसरा, नेशंस ने सिलेक्टिवली एफटीए साइन करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल इंडिया ने जितने भी एफटीए साइन किए हैं वो 2008 के बाद साइन किए हैं। मैक्सिमम वाले, उससे पहले भी एक दो किए थे, बट 2008 के बाद हमने मैक्सिमम एफटीए साइन किए हैं विद इंडिविजुअल कंट्रीज एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम ओवरऑल साइन कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन। लास्ट में आ गई जियो फ्रेगमेंटेशन। नेशंस ने ब्लॉक छोड़ना शुरू कर दिए। ब्रेग्जिट हो गया इसी एरा में। यूएसए पुल आउट कर रहा है सारी ट्रीटीज से। यही वो एरा है। और इसी एरा में ऑलराइट। शुरू होता है क्राइसिस। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्डर हैं, डब्ल्यूटीओ का क्राइसिस, ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस का इमरजेंस, इसी एरा में होता है। तो बस आपको यही आर्गुमेंट को ब्रॉडन करते जाना है बस। आर्गुमेंट सेम रहने वाले हैं। यस सर। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलो, कोल्ड वॉर खत्म। इतना ही है कोल्ड वॉर। चलो अब आते हैं यूएस हेजेमनी पे। 2018 का क्वेश्चन है, बट हम 2025 के कंटेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि तब 2018 में ट्रम्प 1.0 था, अब ट्रम्प 2.0 है। सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट। तब ट्रम्प ने बात करी थी अमेरिका फर्स्ट की, आज वो कर रहा है इसको। एंड शी इज चाइनीज ड्रीम ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इसको 2026 के कंटेक्स्ट में करेंगे हम। तो 2018 वाले एक भी एग्जांपल नहीं यूज करेंगे हम, आज वाले एग्जांपल्स यूज करेंगे। इसका लिंक ग्रुप में डाला है क्या मैंने आज? सर इसका नहीं डाले थे आपने? जस्ट अ सेकंड। नो, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट एंड शी इज चाइनीज ड्रीम ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर किसी ने आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा तो उसे इस क्वेश्चन को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। किसी ने पढ़ा आज का इंडियन एक्सप्रेस? हम्म। सर हम लोग दिन भर कर क्या रहे हैं? सर पढ़ा तो है। सर और किस कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल आया एक आज ही।
यूएस हेजेमनी पे। वो बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। अगर किसी ने वो आर्टिकल पढ़ा है तो उसको ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली समझा दिया कि वर्ल्ड जा कहाँ रहा है। चलो, हम उसी आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे यूनिलैटरलिज्म इसको। वाला, हम्म यूनिलैटरलिज्म वाला उनका आर्टिकल्स। हम इसी आर्टिकल के थ्रू इसको पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल देखना है, डायरेक्ट शुरू कर दें? आर्टिकल से ही बता दीजिए। आर्टिकल है ये, ट्रम्प इज सक्सीडिंग बिकॉज ऑफ लीडर्स हु वांट्स टू बी लिटिल ट्रम्प्स। ये आर्टिकल है प्रताप भानु मेहता का। देखो, इसमें दो तीन बातें याद रखना। अब बस क्वेश्चन याद रखना है तुमको। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि यूएस का हेजिमनी राइज है, सॉरी, यूएस का अमेरिका फर्स्ट है, चाइना का शी ड्रीम है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर यूएसए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा है तो वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सो देखो, पहला इम्पैक्ट है द, इधर है, there are compelling reasons to resist Trump for more forcefully. His wrecking ball approach has injected immense strategic instability into the global order. We might not care about norms or decaying international institutions, but Trump's action has significantly eroded the process of stable great power relations. वर्ल्ड ऑर्डर पे पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट ट्रम्प का, दी थ्रेट ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन के अलावा, it is further weakening of international law. The greater danger is that Trump is placing great power competition on an escalation ladder that will be exceedingly difficult to dismount. ट्रम्प जिस लेवल पे यूनिलैटरलिज्म या कंट्रीज के सोवरेनिटी को थ्रेट कर रहा है, उससे वापस आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा नेशंस के लिए। इट इज अ सिग्नल ऑफ एस्केलेटिंग कन्फ्रंटेशन। इसके बाद में, Trump is redefining the rules of the international system by normalizing unilateral territorial revisionism under the banner of strategic denial। तीसरा इम्पैक्ट है कि ट्रंप जो है वो यूनिलेटरिज्म प्रमोट कर रहा है अंडर द बैनर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिनाइल। वो कह रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी चीजों से मतलब है। इट रिड्यूसेस द इंसेंटिव फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉपरेशन। चौथा इम्पैक्ट। पांचवा इम्पैक्ट, देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन, द लैक ऑफ स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन विल पावर। ठीक है, एक और एक इम्पैक्ट इसमें। ये पांचवा इम्पैक्ट कि इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा, ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट का, कि फ्यूचर में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर नेशंस टू रिलाई ऑन द यूएस। इसको बोलते हैं जैक सेंडर का टर्म, अलायंस डिलेमा। कि आप यूएस के साथ हो अलायंस में, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू बी ट्रस्टेड। The world has become too psychologically dependent on the United States. Trump can act as a patriarch because we have put the US in that position. The United Kingdom's response, but you look at the ठीक है, Trump is succeeding because the world is full of leaders wanting to be little Trump. Now we are coming to China, little Trump. सारे नेशंस जो भी राइज अपनी हेजेमनी करना चाहते हैं, दे वांट टू बी पैटर्नलिस्टिक, पैट्रियार्क बनना चाहते हैं वो। कुछ समझ में आया क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है अब? बताओ। यस सर, आ गया। बैकग्राउंड क्वेश्चन आपसे पूछ कर रहा है अब। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और करंट में चल क्या रहा है। यस सर, कि ट्रम्प की पॉलिसी वर्ल्ड ऑर्डर को कहाँ पे लेके जाएगी। बस, अब हो सकता है कि जब हम मेंस लेंगे 26 का, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ट्रम्प की पॉलिसी वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ लेके जाएंगी, तो ये एक आर्टिकल आपका पूरे आंसर के 5 आर्गुमेंट देके जाएगा आपको। और मत लिखिए सर प्रताप भानु मेहता का नाम, अपना ये नाम लिखिए ना आर्टिकल उसके ग्रुप आगे। पे ये आर्टिकल सर ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ग्रुप पे चलो मैं करता हूँ इसको भी शेयर, बाद में भूल जाए।
शेयर ये रहा। ना, अब ऐसे आर्टिकल्स हमेशा हमारे काम के इसलिए हैं क्योंकि हमसे इसको सिर्फ आर्गुमेंट निकालना है। हमको प्रताप भानु मेहता से कोई मतलब नहीं है, ना हमें प्रताप भानु मेहता के नाम की जरूरत है। हमें बस आर्गुमेंट चाहिए कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, और इस क्वेश्चन के सारे आर्गुमेंट इस एक आर्टिकल में लिखे हुए हैं। बची बात चाइना की, चाइना के आर्गुमेंट हम पढ़ लेते हैं। सो इट बिकम्स वेरी नेचुरल कि हमें आंसर लिखना बड़ा आसान हो जाएगा अपना। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में ये आपको बताना है व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ मागा। दूसरा, व्हाट इज शी इज चाइनाज ड्रीम। तो मागा क्या है? इट इज यूनिलेटरलिज्म, और जो हमने पढ़ा। शी का चाइनीज ड्रीम क्या है? चाइना इज द राइज ऑफ मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। ठीक। एंड चाइना इज द नर्व सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये है शी का ड्रीम। नाउ, अब हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब हमको बॉडी बनानी है। सो कॉन्सिक्वेंसेस में ये बताएंगे हम कि ग्लोबल ऑर्डर क्या हो जाएगा। सो ग्लोबल ऑर्डर अगर मुझे ये बताना है अमेरिका के कंटेक्स्ट में, सो अमेरिका के कंटेक्स्ट में ग्लोबल ऑर्डर कैसा होगा? यूएस क्या कर रहा है? यूनिलेटरलिज्म प्रमोट कर रहा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल हो जाएगा। और हेजेमनी डिक्लाइन पे है यूएस की। सो ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें अलायंस डिलेमा चलेगा नेशंस के बीच में। जैक सेंडर। ओवर। ओवर स्ट्रेच तो यूएस कर ही रहा है अपने आप को। अब चाइना का पे आ जाओ। चाइना की जो चाइना का राइज है, चाइनीज ड्रीम है एज ऑल्टरनेटिव ग्रेट पावर नैरेटिव, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होगा दैट देयर विल बी राइज ऑफ अथॉरिटेरियन लीडर्स। चाइना सपोर्ट करेगा उनको थ्रू स्टेट कैपिटलिज्म, जिसको हम और आसान शब्दों में बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। ना, ये हो गया ग्लोबल ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ट्रेड वॉर होंगे अगर यूएस मागा लेके आएगा। सो नेचुरल सी बात है कि ट्रेड वॉर होना इज वेरी नॉर्मल। ट्रेड वॉर से 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी वॉर होंगे, और वहां से आएगा पार्शियल ट्रूस, या फिर पार्शियल ट्रूस को हम बोलते हैं ट्रेड डील। तो जो ट्रेड डील होंगी वो नेशंस आपस में साइन करेंगे। अब डब्ल्यूटीओ जाए भाड़ में। सो दिस इज एंड ऑफ डब्ल्यूटीओ बेस्ड ऑर्डर। अब अगर चाइना राइज करेगा, चाइना का ड्रीम क्या है? चाइना राइज करेगा तो BRI एंड GDI का प्रमोशन होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट। अच्छा, इसका एक और है, वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा था? सब आपस में इंटीग्रेट कर रहे थे बहुत तेज तेज। ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा? स्लो ग्रोथ शुरू हो जाएगी और लिमिटेड इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेनी रोड्रिक्स। डेनी रोड्रिक्स के तो बहुत सारे आइडियाज हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं। अब आओ सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर अमेरिका मांगा करेगा तो? अलायंस में एंजाइटी होगी भाई, होगी कि नहीं होगी? यस और सर। जब जब अलायंस में एंजाइटी यस होगी सर। तब तब राइज ऑफ फ्री राइडर्स होगा। फ्री राइडर इस टाइम सबसे बड़ा कौन है? चाइना। फॉर एग्जाम्पल, अभी 4 दिन पहले कनाडा और चाइना ने बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करी है, और उसमें बताया कि जो BYD है वो, उसको कनाडा में एंट्री मिल गई है। इसको बोलते हैं फ्री राइडर। दूसरा, चाइना ने जर्मनी से ट्रेड डील साइन करी है ऑन बैटरी। अगेन फ्री राइडर, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, यूएस टैरिफ लगा रहा है, तो नेशंस कहीं तो जाएंगे। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया को चाइना से सिक्योरिटी कंसर्न है, बट ऑस्ट्रेलिया न्यू कि
यूएसए की हेजेमनी डिक्लाइन पे है, सो उसको अल्टीमेटली चाइना से ट्रेड डील साइन करनी ही पड़ती है। ठीक। यस सर। तो ये हो गया सिक्योरिटी इम्पैक्ट। और अच्छा, सिक्योरिटी में एक और आएगा कि अब नए कोलिशंस बनेंगे। नए कोलिशंस ऐसे बनेंगे कि ईयू प्लस इंडिया का एफटी बीटीआई के साइन हो रहा है, रिपब्लिक डे पे अनाउंसमेंट कर देंगे ये लोग उसका। आई थिंक 24 चैप्टर है, 21 में डिस्कशन फाइनलाइज हो गई है। रिपब्लिक डे के गेस्ट हैं सारे यूरोपियन यूनियन वाले, सो दे विल अनाउंस इट ऑन रिपब्लिक डे। मोदी जी की जय जय होगी फिर। तो नए कोलिशन से मर्ज हो जाएंगे। अगर शायद ट्रम्प अपनी ट्रेड डील, ये ट्रेड टैरिफ सैंक्शन नहीं लेके आते, सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन बीटीआईए को इतना तेज प्रमोट नहीं करते जिस इंटेंसिटी से इन्होंने किया है पिछले 2 महीने में आके। अब आओ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे। सो अगर यूएसए मांगा करेगा तो वो 66 ट्रीटीज या ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी बाहर आ चुका है अभी कुछ दिनों पहले ही। पेरिस एग्रीमेंट से उसने बोली थी हम बाहर आ जाएंगे, डब्ल्यू एच ओ से बोल दिया हम बाहर आ जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है, फंडिंग तो सारी यूएसए कर रहा था ना उनकी मैक्सिमम, उनका डिक्लाइन हो जाएगा। और जब इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन होगा, सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, बताओ क्या होगा फिर? लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर का क्रम्बल यहीं से शुरू होगा। हाँ। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म स्टार्ट कहां से हुआ? वुडरो विल्सन के लीग ऑफ नेशन से। डिक्लाइन कहां पे हो रहा है? ट्रम्प के डुंडरो पे। इसको बोलते हैं डुंडरो डॉक्ट्रिन। मीडिया ने पता नहीं कहां से अ- नाम निकाल निकाल दिया इसका। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए की जगह को चाइना ले ले और वो फंडिंग करके अपना। चाइना के साथ में इशू क्या है कि चाइना को ये समझ में नहीं आता कि मैं कंट्रोल लूं भी, चाइना को अपने अंदर एंजाइटी है कि मैं कंट्रोल लूं तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चाइना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता किसी चीज की। उसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो मुझे चाहिए वो मिलता रहे टाइम टाइम पे। दूसरा, अगर चाइना ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो एक बात समझो कि चाइनीज जो करेंसी है, चाइना उसको मैनिपुलेट करता है सबसे ज्यादा। क्योंकि जब उसको एक्सपोर्ट करना होता है तो करेंसी को, उसके भाव बढ़ा देता है करेंसी के, जिससे कि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए नेशंस के लिए। जब इंपोर्ट करना होता है तो वो करेंसी मैनिपुलेट करता है। बट अगर आप एक बार ग्लोबल हेजेमन बने, तो आप अपनी करेंसी मैनिपुलेट नहीं कर सकते फिर। आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप देना पड़ेगा। यूएस में फेडेक्स है जिसने एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया है। चाइना नहीं कर सकता ये। चाइना की सारी इंडस्ट्री इसी बात पर टिकी हुई है। बट यू नेवर नो कल को क्या होगा, वर्ल्ड तो कुछ भी हो रहा है। अब चाइना का अगर राइज होगा, सो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस पे क्या इमर्ज होगा? देयर विल बी राइज ऑफ क्वासी इंस्टीट्यूशंस। क्वासी इंस्टीट्यूशंस जैसे AIIB, ब्रिक्स का NWB, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब एक लेटेस्ट कर लेते हैं, ग्लोबल साउथ। अब तक रेलेवेंस नहीं था, बट वेनेजुएला के बाद तो ग्लोबल साउथ भी वो हो गया रेलिवेंट बड़ा। कि अगर मांगा होगा, सो यूएस को जब जब अपनी सिक्योरिटी थ्रेट लगेगा, इट विल वॉयलेट द सोवरेनिटी ऑफ नेशन। नाउ इट इज अ नॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वेनेजुएला अभी हुआ ना, बिकॉज यूएस को अपनी सिक्योरिटी पे थ्रेट आ रहा था। यूएस ने कहा माइग्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ से। दूसरा, तुम्हारे यहाँ से जो हमारे यहाँ नार्को टेररिज्म आ रहा है। ये सब गार्ब है, मेन है ऑयल। यस सर। चाइना क्या करेगा? चाइना को चाहिए ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ से ज्यादा रिसोर्सेस किसी नेशन के पास नहीं है आज। तो चाइना जाएगा ग्लोबल साउथ के पास में, और वो ट्रीटी साइन करेगा। क्यों? किस चीज की? कि तुम अपने मिनरल्स को माइन करो, हम उनको प्रोसेस करेंगे। सिल्वर की प्रोसेसिंग। सिल्वर सबसे ज्यादा आ कहां से रहा है? ग्लोबल साउथ से आ रहा है, लैटिन अमेरिकन नेशन से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है। माइनिंग कहाँ हो रही है? ग्लोबल साउथ में। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? चाइना में। अल्टीमेटली चाइना कंट्रोल में। किसका आ गया? चाइना का। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। सो इसको प्रताप भानु मेहता ने जो बोला कि देर इज सिक्योरिटी एंजाइटी, क्योंकि एक तरफ मांगा चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना का एक्सपेंशनिज्म चल रहा है। सो नेशंस जो हैं वो दोनों के बीच में फंस गए हैं।
पता नहीं कहाँ जाना है। और खास करके ये सबसे ज्यादा टर्मोइल है मिडिल पावर्स के लिए। मिडिल पावर कौन है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये तीन सबसे बड़े मिडिल पावर्स हैं इस टाइम। तो हमने बीच में हम रशिया के साथ चले गए, चाइना के साथ डील साइन करने के लिए। अब इधर से ट्रम्प आ गया वापस। हमने ट्रम्प के लिए बड़ा प्रचार किया कि ट्रम्प दोबारा आ जाए, तो उसने तो हमारे ही कर दिया। एक बहुत जोक वायरल हुआ था बीच में हम लोग के ग्रुप में कि मोदी जी ने ट्रम्प की तारीफ करी। ट्रम्प को तो हिंदी आती नहीं है, उससे लगा मोदी जी कह रहे हैं टैरिफ कर दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। है ना? सो अच्छा, इसमें एक दो स्कॉलर और लिख सकते हो आप। अगर स्कॉलर चाहिए तो स्कॉलर मैं आपको अलग से दे रहा हूँ। इसमें फ्रेज यूज कर सकते हो आप, जो आर्टिकल में लिखा था। किधर क्या, मागा के आगे लिख देना रैकिंग बॉल अप्रोच। प्रताप भानु मेहता ने दी है। अच्छा, इसमें सी राजा मोहन भी लिंक कर सकते हो आप। सी राजा मोहन का एक आर्टिकल आया परसों ही, मैं आपको तीन चार और बता चुका हूँ आर्टिकल के बारे में। सी राजा मोहन का आर्गुमेंट था दैट देयर इज राइज ऑफ न्यू रॉयलिज्म। सो न्यू रॉयलिज्म का मतलब ये है कि नाउ द नेशंस आर गोइंग फॉर इंडिविजुअल सेंट्रिक नेशन रिलेशंस। इंडिविजुअल सेंट्रिक, दिस इज नथिंग बट मागा। मागा इज नथिंग बट ट्रम्पिज्म। और इधर क्या है? चाइनीज ड्रीम। चाइनीज ड्रीम क्या है? शीज ड्रीम। दिस इज न्यू रॉयलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें अभी एक चीज और है। ट्रम्प एग्रेशन मिरर्ड इन यूएस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। चलो इसको किसी और दिन देखेंगे, सुजान जी के आर्टिकल को। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जियो पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? यस सर। तो मजा आ रही है कि नहीं फिर? यस सर, आ रही है। और देखो, इन जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनके नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको अभी। सो इनके नोट्स मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लेना, क्योंकि यही है फिलहाल। इसके नोट्स जो है आपको 6 महीने बाद मिलेंगे मार्केट में, किसी भी कोचिंग के। क्योंकि अभी बनी ही नहीं किसी के पास, सब अखबार पढ़ रहे हैं फिलहाल। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फटाफट कर लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। अच्छा रुको, कोलैप्स से पहले इसी से एक लिंक्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी, इसी क्वेश्चन के साथ चला जाएगा ये। और एक और है राइज ऑफ पीआरसी। तो हमने ये तो देख लिया इनका यूनिलिटरलिज्म क्या चल रहा है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। जितना होगा 12वें तक करेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसको कल करेंगे, ठीक है? ओके सर। डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी। लेट्स सी इफ आई हैव अ गुड आर्टिकल ऑन इट और नॉट। अगर एक अच्छा आर्टिकल होगा तो उसी के थ्रू समझ लेंगे इसको भी। फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी, द डुनडू डॉक्ट्रिन, हु पेज फॉर ट्रम्प, फ्रॉम ग्रेट रीसेट। ये काम आएगा अभी। Trump was no going back on Glenda. Question on was, are we back to the era of kings? Polarization in election, dark influx, post-order movement for India and the world. ये ठीक है आर्टिकल। सैयद अकबरुद्दीन, he has been an IFS ऑफिसर। बड़ा अच्छा लगता है ये। सो अगर आपको डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी समझनी है तो आपको ये आर्टिकल से सबसे बढ़िया समझ में आएगी। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अला कार्ट? बताओ। तो क्या आला कट? अला कार्ट। नहीं पता सर। अला कार्ट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मेन्यू, कि आप एक तो होता है बुफे सिस्टम,
यस सर। बुफे सिस्टम में क्या होता है, खाना आपके सामने रखा होता है, जो मर्जी वो ले लो, सब कुछ आपके सामने है। दूसरा होता है अला कार्ट। अला कार्ट में क्या होता है कि आपको सामने मेन्यू रखा है, आप उसमें से कोई एक डिश पिक करोगे, ऑर्डर करोगे। सो नाउ दिस इज द एरा ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, अला अला कार्ट। समझ गए हो कि मतलब अब तो क्या चल रहा है। एंड दिस इज द वॉशिंगटन वे। ठीक है। सो अगर आपको यूएस की हेजेमनी का डिक्लाइन समझना है, ये आर्टिकल स्टार्टिंग में दिया हुआ है। Multilateralism, once a pillar of American strategy, is now a menu. So जिस मल्टीलेटरलिज्म को यूएस से पहले एज अ बफे सिस्टम ग्लोबल में नेशंस को एक्सपोर्ट करता था, आज उसी के लिए मल्टीलेटरलिज्म एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। Washington now selects the institution that serves its own interest, bypasses or disables those that do not, and exists those who impose constraint. This is US tendency is now doctrine for India. तो इंडिया के लिए तो बेकार। और देखो, सो ये है पहला डिक्लाइन, that now USA is withdrawing from the global institutes, which shows that there is decline of liberal institutionalism. रॉबर्ट कहन लिंक करो इसमें। ठीक। नेक्स्ट, वॉशिंगटन रूट्स कॉपरेशन थ्रू मैनेजेबल कोएलिशंस, द पैक्स सिलिकन इनिशिएटिव। अब देखो, नाउ यूएसए इज गोइंग फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट इट कैन मैनेज, जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। भाई आप यूएन के मेंबर हो गए, आप डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ किसी के भी मेंबर हो गए, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। बट when you are forming a mini literalism like Pax Silica, when you are forming a board of peace for Gaza, नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? हाँ यस भाई, पीएसआईआर। सर, बोर्ड ऑफ पीस। हम्म। यस सर, सुना है, अभी तो चल रहा है ट्रेंड में। ट्रम्प ने अनाउंस किया ना कि बोर्ड ऑफ पीस बनेगा गाजा के लिए। उसका चेयरमैन कौन है? ट्रम्प। विच शोज कि ट्रम्प नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी ट्रम्प। रेस्ट्रिक्शन लगे। यूएन का चेयरमैन तो नहीं है ट्रम्प, पेरिस एग्रीमेंट का चेयरमैन तो नहीं है ट्रम्प। दिस क्लियरली शोज दैट द यूएस इज नॉट विलिंग टू कॉपरेट वेयर देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, विच शोज कि भाई नाउ यू हैव मूव्ड फ्रॉम हेजेमोनिक स्टेबिलिटी। पहले आप हेजेमोनिक स्टेबिलिटी करते थे, नाउ यू आर गोइंग फॉर हेजेमोनिक सिलेक्टिविटी। यूएन नहीं ज्वाइन करेंगे, डब्ल्यूटीओ नहीं ज्वाइन करेंगे, पैक्स सिलिका बना लेते हैं चलो अपना। ठीक। कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस इज नाउ कंडीशनल। डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी। नेक्स्ट, US withdraws open space for leadership in coalition building, but vacuums are not neutral. In areas such as climate finance, global health, it is an operating requirement. Fragmentation raises cost for all. Washington says it is pruning and relocating. ठीक है। So this critique is valid. USA ठीक है, चलो ये तो कोई काम का नहीं है। The post World War II American insight was not an it was that way. ठीक है। Multilateralism a la carte promises flexibility. Now again the third point of decline of US hegemony. Now US is going for those institutions जहां पे flexibility है, मैनूवर करने के लिए, कंट्रोल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। The architect is leaving the site. This is exact what is known as the decline, कि जिसने मल्टीलेटरलिज्म क्रिएट किया था वही छोड़ के जा रहा है अब। The architect is leaving the site. Whether the building stops rising or is taken over by a new hands remains to be seen. What is certain is that the next structure will not bear the same signature. समझ गए डिक्लाइन है? यस सर। यस सर। ये कीवर्ड अच्छा है, आर्किटेक्चर इज लिविंग द साइड। The architect is leaving the structure. सर मैं इसलिए वेट कर रहा था कि जब तक ये वाले टॉपिक नहीं आएंगे हम न्यूज़पेपर नहीं करेंगे। इन टॉपिक को हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से करेंगे। ठीक। नो, इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बताओ। वही हेजमन की ओवर स्ट्रेच हिमसेल्फ 100 ईयर की होती है हेजमनी जनरली, तो वहां से कर सकते। ऊपर वाले आर्टिकल की हेडिंग क्या थी? मटेरियलिज्म à la carte। Materialism, once a pillar of American. Is now on any option, which clearly Yes. shows
दैट नाउ देयर इज डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी। यस सर। आर्टिकल को यूज करो ना, जो पढ़ा उसी को यूज करो, क्यों अलग से एक थ्योरी बिल्ड करनी। और ये हाँ सर। आर्गुमेंट अभी किसी के पास नहीं होगा, जो आपके पास आर्गुमेंट है ये आपका यूनिक आर्गुमेंट है। ठीक, चलो। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो, वो क्या था कि अभी किसी ने बोला, इंपीरियल ओवर स्ट्रेच वाला। यस सर, 100 ईयर। किसका है आर्गुमेंट, कि केविन का है ना आर्गुमेंट? या किसी और का है इंपीरियल ओवर स्ट्रेच? इसको देख लूंगा सर। मुझे तो केविन ही याद आ रहा है। चलो, अब बॉडी क्या हो जाएगी, दैट हाउ एंड वेयर यूएस की हेजेमनी इज डिक्लाइनिंग। पहला, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कहां से शुरू होगा, मल्टीलेटरलिज्म से। अब समझाने की जरूरत नहीं है, पॉल कैनेडी यहां लिंक कर सकते हो। अच्छा, पॉल कैनेडी का आर्गुमेंट एक्चुअली ये इंपीरियल ओवर स्ट्रेच का, पॉल कैनेडी। ठीक, नाउ दूसरा आर्गुमेंट, नाउ देयर इज राइजिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिक्योरिटी पोल्स। पहले देयर वाज ओनली वन पोल, द यूएस पोल, नाउ देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिक्योरिटी पोल। कैसे? चाइना इज नाउ इमर्जिंग एज अ न्यू पोल, ग्लोबल साउथ अपने आप में पोल इमर्ज हो रहा है। तीसरा, इरोजन ऑफ नॉर्मेटिव अथॉरिटी। पहले यूएस नॉर्म बिल्ड करता था, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इफ एट सम पॉइंट, इसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स, अगर यूएस एट सम पॉइंट पब्लिक गुड्स डिलीवर करेगा, सो इट विल अल्टीमेटली लेड टू हेजेमनी ऑफ यूएस। बट नाउ ऐसा नहीं है, यूएस का सिंपल है दैट वॉट एवर इज ट्रांजेक्शनलिज्म आई विल प्रमोट इट। ट्रांजेक्शनलिज्म के अलावा कुछ और होगा तो मुझसे नहीं मतलब इस बात का। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पोलराइजेशन यूएस में सबसे ज्यादा शुरू हो गया है, विच itself is eroding the soft power of US. For example, the attack on capital attack, जनवरी 6 2019, तो 2021। ठीक, ये हो गया यूएस का डिक्लाइन। नाउ अब दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है दैट दी देयर इज आल्सो रेजिलियंस ऑफ यूएस। व्हाई? बिकॉज देयर इज स्टिल परसिस्टेंस ऑफ इट्स ओन allies. फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन नेशंस ने एग्री कर लिया है कि वील इंक्रीज द नेटो फंडिंग टू 5%। हुआ है कि नहीं हुआ है? दूसरा, इन इनोवेटिव टेक देयर इज नो कंपटीशन टू यूएस। फॉर एग्जाम्पल एआई, मिलिट्री पावर, B2 बॉम्बर, यूएस का कोई कंपटीशन ही नहीं उस एरिया में तो। तीसरा, डॉलर एंड फाइनेंशियल हेजेमनी, अगेन नो कंपटीशन। इसमें आप जोसेफ नाई लिंक कर सकते हो दैट वी सी ओनली रिलेटिव, कि यूएस का सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव डिक्लाइन है, परमानेंट डिक्लाइन नहीं है। दूसरा, चौथा आर्गुमेंट ये हो जाएगा कि नाउ यूएस इज अडॉप्टिंग न्यू स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आज से पहले यूएस जो है वो नॉर्म बेस्ड लीडरशिप पे था, नाउ यूएस इज गोइंग फॉर एक्शन बेस्ड लीडरशिप। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ पीस, गाजा। आज से पहले कभी यूएस को इतना एक्टिव नहीं देखा गया था स्टेट अफेयर्स में, जितना इस लेवल पे अब वो एक्टिव हो गया है। इसका एग्जाम्पल एक और है, हालांकि कि वो जो चैट वैट लीक कर रहे हैं, ठीक है, हम वो एग्जाम्पल लिखेंगे जो हम थोड़ा प्रैक्टिकल है। इसमें आप लिंक कर सकते हो आइकन बेरी को, दैट यूएस इज फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स, फर्स्ट अमंग अनइक्वल्स। आज भी यूएस फर्स्ट अमंग अनइक्वल्स है। ठीक, कंक्लूजन क्या हो जाएगा? अब जो हमने पिछला आर्टिकल पढ़ा है वहीं से कंक्लूजन बिल्ड होगा इसका। बात समझे कि नहीं?
यस सर, है ना? वही आर्किटेक्ट वाला सा आर्ग्यूमेंट रख बस देंगे। परफेक्ट, बस वो तो वही आर्टिकल से इसको लिंक करेंगे अब आप। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ पीआरसी एज अ ग्रेट पावर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एशियन पॉलिटिक्स 2022। देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है और इनके स्टैंडर्ड सोर्स थोड़े से कम है। मैं आपको नाम डिटेल में बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि नाम पे बहुत कंटेंट है, कहीं से भी उठा के कुछ भी लिख दो, सब सही है नाम में, एंड कोई एनालिसिस की जरूरत भी नहीं है। एक डेड बॉडी की तरह है नाम इस टाइम, कुछ नहीं हो रहा उसमें। दूसरा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पे कोई नई चीज आ ही नहीं रही है, सब एकदम डेड पड़ा हुआ है न्यूक्लियर पे। बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें हर दिन एक नया एवोल्यूशन हम देख रहे हैं। 4 दिन पहले ट्रम्प कह रहा था मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मैं फोर्स के साथ ले लूंगा। 2 दिन पहले उसने बोला आई विल नॉट यूज फोर्स। तो दिस शोज कि हर दिन एक नई चीज इवॉल्व हो रही है यहाँ। यस सर। ठीक। सो इसके बाद में 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है। नाम को नाम के साथ ही करेंगे हम, टू बी में। वहां पूरा एक साथ ही नाम होगा वो ज्यादा अच्छा है। चलो, राइज ऑफ चाइना। अब इसमें भी एक आर्टिकल है, दिखा देते हैं चलो आपको। अच्छा आर्टिकल है वो। ये रहा। ट्रम्प ग्रेट ट्रेड रीसेट मेड चाइना ग्रेट अगेन। क्वेश्चन ये कह रहा है ना आपसे, राइज ऑफ पीआरसी। आर्टिकल भी ये कह रहा है आपसे। अनिल सासी, द फर्स्ट ईयर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। नाउ बिफोर वी टॉक, इसको यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। हाउ द मागा इज मेकिंग ट्रम्प ग्रेट, चाइना ग्रेट अगेन। China's trade surplus has surged to new high and the economy has expanded by 5%. पहला argument. Trade bonanza was good enough to upstage China's travel of the past year, struggle to boost domestic। ठीक है। कनाडा और चाइना का री एंगेजमेंट हो गया, मैंने आपको अभी बताया था, ये 10 मिनट पहले बताया ना। चाइना और यस सर, कनाडा ने टीटी साइन करी है, BYD मोटर्स की। वेयर ही एंड शी जिनपिंग अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर ट्रंप ने यूनिलेटरलिज्म नहीं किया होता तो कभी चाइना और कनाडा साथ आते ही नहीं। दूसरा, शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स में चाइना कहाँ गेन कर रहा है? Global trade is shifting, supply chain are stretching with average trade distance। हाँ, this findings कहाँ है? There is data. For much of the world, America is globally influential, will continue to matter, but few people expect it to gain। ठीक है। Donald Trump did not go into politics to make China great again, they said, adding, but what is the latest poll of global opinion from the European Council suggests he has done in the eyes of the world a year on Trump। Era. Next is India. India's export to China soared nearly 70% to $2 billion in December. Meanwhile, shipment to US dropped nearly 2%, which shows that in the bilateral trade also, US is going down and China is winning। 5% तो उसका ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया। एंड एशिया में, क्वेश्चन आपसे एशिया पे पूछा गया ना, एशियन पॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है, इंडिया के साथ में 70% बढ़ गया। दिस शोज कि आप जो मांगा कर रहे हो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो रहा है, पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है ना। अब इसमें राइज ऑफ चाइना बताओगे, राइज ऑफ चाइना आप कैसे बताओगे? यू विल शो थ्रू शीज चाइना ड्रीम। अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, शी का चाइना ड्रीम, वो लिखोगे आप इसमें। दूसरा, आप बताओगे कि चाइना जो है इज एस्पायरिंग टू बिकम, चाइना हैज अ मिडिल किंगडम सिंड्रोम। इसमें आप डेविड शॉनबॉग भी लिंक कर सकते हो। ही कॉल्स चाइना अ पार्शियल पावर कंसोलिडेटिंग इट्स ग्लोबल रूल्स। सो अभी पार्शियल पावर है
but it has capacity to emerge ना from the body। ये चाइना का राइज हो कैसे रहा है? पहला, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? यू हेट इट और यू लाइक इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर चाइना। आसियन नेशंस का सबका ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, स्टिल दे हैव साइंड आरसेप विद चाइना। कनाडा का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी। दूसरा, मिलिट्री लेवल पे the military modernization of China has been at such a different level. For example, they now had A2AD system, the highest level of cyber security। अच्छा, इकोनॉमी में आप ये भी लिख सकते हो that they are now the manufacturing capital of the world। For example, Foxconn जो एप्पल का आइटम बनाती है, चाइना बेस्ड है। ठीक। तीसरा राइज, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल कैसे है? AIIB, SCO, BRI है कि नहीं है? एनडीबी भी। NDBB। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑन एशियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। पहला इम्पैक्ट होगा वो होगा सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, जापान ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है 1 महीना पहले। क्यों बढ़ाया? बिकॉज इट इज कंसिडरिंग दैट देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम चाइना। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। इसमें आप लिंक कर सकते हो एलिस्टायर आइन जॉनसन को। इनका आइडिया है दैट बिफोर 2008 चाइना वाज यूज्ड टू प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपाता था। पोस्ट 2008 चाइना इज गोइंग ऑल आउट, अपना मिलिट्री माइट ओपनली दिखाते हैं वो लोग। दूसरा दूसरा आर्गुमेंट इज देयर इज राइज ऑफ क्रॉस ट्रेड टेंशंस, फॉर एग्जांपल ताइवान के साथ। ठीक। तीसरा आर्गुमेंट, देयर इज राइज ऑफ इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ एंड मिलिटराइजेशन ऑफ हिमालय, फॉर एग्जांपल डोकलाम 2020। इसमें आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल भूटान के साथ में नाउ चाइना इज ऑन नेगोशिएशंस ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स। अच्छा, मिलिट्री में एक और स्ट्रैटेजी चाइना की सलामी स्लाइसिंग, जिसकी वजह से बार बार डिस्प्यूट होते हैं चाइना के। सलामी स्लाइसिंग पता ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। टेरिटरी गार्ड। हाँ हाँ सर, टेरिटरी से रिलेटेड है गार्ड का। हाँ, यस सर। ठीक है। और क्या हो रहा है चाइना की वजह, चाइना का इम्पैक्ट? नाउ देयर इज टू बैलेंस चाइना इन एशिया यू हैव टू फॉर्म बैलेंसिंग कोलिशंस, फॉर एग्जांपल क्वाड फॉर सॉफ्ट बैलेंसिंग, सर एक AU के लिए है हार्ड। डेप ट्रैप डिप्लोमेसी भी लिख सकते थे। कौन सी? डेप ट्रैप हाँ, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। लिख सकते हैं, बिल्कुल 5 लिख देंगे। डेट ट्रैप फॉर एग्जांपल चाइना के साथ में नेपाल का पोखरा। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका के साथ में हम्बनतोता पे पोखरा एयरपोर्ट। छठा इम्पैक्ट, चाइना इज सपोर्टिंग एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग विद नॉन स्टेट एक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में चाइना एक तो हुंता गवर्नमेंट के साथ में है, उनका पोज नहीं करता कभी। दूसरा, देर इज अ रखाइन प्रोविंस जो अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी क्या है? नॉन स्टेट एक्टर ही तो है। चाइना अराकान आर्मी के साथ भी ट्रेड डील साइन करे बैठा है कि मेरे को एक्सेस दे दो तुम इधर, ये आपका कौन सा सी है, कोको चैनल के पास में।
सातवां, चाइना इज ट्राइंग टू isolate India from the Asian politics. For example, recently Bangladesh के PM said that now we have China plus SARC और India minus SARC. ठीक, ये सारे समझ में आ गए? यस सर। तो इसको बोलते हैं हम चाइना का राइज। अब इसमें आप काउंटर आर्गुमेंट का दोगे कि व्हाट आर दी अदर बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग है चाइना की वो कैसे हो रही है? क्वाड है सर, ITU2। ठीक है, एक तो नेशंस कर रहे हैं बैलेंस क्वाड के थ्रू, I2U2 के थ्रू। दूसरा, अच्छा इसमें एक आर्गुमेंट और रह गया, देयर इज रिक्लेमेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल पैरासल, स्पार्टले, स्पार्टले आइलैंड्स, पैरासल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, स्कारबोरो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नाइन स्कारबोरो, डैश नाइन हाँ डैश लाइन। 9 डैश लाइन, नाइन वही डैश। सब। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़े से स्कॉलर्स कम हो जाते हैं हमारे, क्योंकि आर्गुमेंट बढ़ जाते हैं। और इन क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से आर्गुमेंट की वैल्यू ज्यादा है रादर देन स्कॉलर के आर्गुमेंट की, क्योंकि एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है। आप इसमें जितना अच्छा आर्गुमेंट लिख दोगे, एग्जामिनर समझ लेगा कि ये लड़का पढ़ के आया है। तो जरूरी नहीं कि मेरे पास स्कॉलर होना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, सी राजा मोहन नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरा खुद का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है। एक तो हो गई ये वाली बैलेंसिंग। दूसरा, जापान और साउथ कोरिया भी कर रहे हैं बैलेंस। तीसरा, आसियन भी करता है बैलेंस, आसियन करता है हेजिंग सबसे ज्यादा। इंडिया क्या करता है? इंडिया करता है एंगेजमेंट प्लस कॉशियस बैलेंसिंग। सो ये रेस्पॉन्स है नेशंस का। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका? बताओ। द चाइना's rise is changing the security scenario in Indian Ocean region and Indo-Pacific region। अब इसमें आप लिंक कर सकते हो अमिताभ आचार्य को। इनका आर्गुमेंट है दैट चाइना's ascent ends any simple US hegemony or unipolarity, but outcome is uncertain। फॉर एग्जाम्पल अब ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं पता है कि चाइना ने यूएस की हेजेमनी को तो एंड किया है, यूएस की यूनिपोलैरिटी को चैलेंज कर दिया है, बट अब यहां से बाइपोलैरिटी होगी, मल्टीपोलैरिटी होगी, या फिर यूनिपोलैरिटी होगी चाइना की, ये देखना बाकी है। अमिताभ आचार्य ये कह रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर, हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो न्यूक्स वाले सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे इंडिया वाले में ही, क्योंकि वही एक साथ करने में ज्यादा मजा है। देखो यूक्रेन क्राइसिस बहुत ओल्ड हो गई है, 2014 में क्वेश्चन आया था, बट आई डोंट थिंक अभी इसका कोई रेलेवेंस है, 22 में भी हो गया है यूक्रेन खत्म। 2024 में क्वेश्चन आया था, द एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ करंट रशियन regime इंडिकेट इट्स इंटेंशन एज अ ग्रेट पावर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कोई है तो अच्छा, नहीं है तो फिर इसी को निपटा देंगे। न्यूक्स वाला तो बाद में करना है, मैम भी बाद ही में करेंगे। अमेरिका राइज हो गया, चाइना राइज हो गया, नैम तो पूरा करना ही है इंडिया में। नेक्स्ट इज, चलो यूएसएसआर कर लेते हैं, दो क्वेश्चन खत्म फिर।
2016 का क्वेश्चन है, ये इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी। और 2024 में क्वेश्चन है रिसर्जेंस ऑफ रशिया। चलो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है एक साथ, मजा आएगा करने में। चलो 2015 और 2016 दोनों साल सेम क्वेश्चन आया है कि कोलैप्स ऑफ सोवियत, स्टैटिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, एंड इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हो? फ्रांसिस फुकुयामा से लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। कि कोलैप्स ऑफ यूएस को उन्होंने बताया एंड ऑफ हिस्ट्री, और उसके साथ में आप जॉन मियर शैमर भी लिंक कर सकते हो, दैट पोस्ट सोवियत वर्ल्ड एज पोटेंशियली मोर फ्रेगमेंटेड एंड कंफ्लिक्ट प्रोन। ठीक, कम्स दी बॉडी कि कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद में इम्पैक्ट क्या हुआ। तो देखो, कोलैप्स तो बताने की मेरे को जरूरत है नहीं कि कोलैप्स क्यों हुआ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे बॉडी में। पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, तीनों भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हमने? ग्लास नॉट पेरेस्ट्रोइका, बताओ। यस सर, अभी देखता हूँ। तो वो रिपीट नहीं करने की जरूरत है, वो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले, जो हमने पीछे पढ़े हैं अभी 20-25 मिनट पहले ही। अब आओगे दूसरी बॉडी पे, ये हो गया पहला आर्गुमेंट। दूसरे आर्गुमेंट पे आओ कि द एंड ऑफ यूएसएसआर लेड टू एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड अ यूनिपोलर मूवमेंट। कैनेथ वॉल्ट्स इधर लिंक कर सकते हैं, एंड चार्ल्स क्रॉथहैमर को यहाँ लिंक कर सकते हैं, दैट द 1991 वाज द यूनिपोलर मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तीसरा आर्गुमेंट। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या हुआ? नाटो का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। यूएस के एग्जिट के बाद ही तो नेटो ने एक्सपेंड किया है। और नेटो कहां तक पहुंच गया? पोलैंड, हंगरी तक पहुंच गया नेटो। नाउ, और क्या हुआ जब रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर गेन किया? सो रशिया ने क्रीमिया एनेक्स कर लिया। और क्या हुआ? इट ऑल्सो मार्क एंड ऑफ रशिया से क्या हुआ? कंसोलिडेशन ऑफ लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1995 डब्ल्यूटीओ, अगर यूएसएसआर रहता तो डब्ल्यूटीओ कभी नहीं आ पाता। वाई? बिकॉज इसका फाउंडेशन ही लिबरल इकोनॉमी में है। यस सर। इसको जॉन आइकनबेरी सेज दैट दिस इज द डीपनिंग ऑफ यूएस लेड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। और इसी टाइम पे आएगा यूएस का वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक, तीसरा आर्गुमेंट, यूएसएसआर के डिक्लाइन का इंपैक्ट है डेवलपिंग नेशंस पे। डेवलपिंग नेशंस पे कैसे इंपैक्ट हुआ बताओ? न्यू लिबरल रिफॉर्म शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल 1991 इंडिया के रिफॉर्म्स, अगर यूएसएसआर रहता तो इट वाज हाईली पॉसिबल कि इंडिया कभी रिफॉर्म में जाता ही नहीं। इंडिया रियलाइज कि नाउ इज द मोमेंट कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, हमें जाना ही पड़ेगा आईएमएफ, कोई और पार्टनर ही नहीं हमारे पास। इट वाज आल्सो द एंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड की बार्गेनिंग स्पेस। फॉर एग्जाम्पल नाम 1991 के बाद में इरेलीवेंट हो गया। It was also the movement where space for new coalitions for global south emerged. फॉर एग्जाम्पल इसी के बाद में आएगा ब्रिक्स, इब्सा, और इसको अमिताभ आचार्य से लिंक करो दोबारा। क्या है अमिताभ आचार्य का आइडिया? मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर।
ठीक है। नेक्स्ट आर्गुमेंट, दिस वॉज द एरा विच मार्क्ड द राइज ऑफ चाइना। अगर यूएसएसआर रहता तो चाइना का राइज इतनी एक्सपोनेंशियली नहीं हो पाता, क्योंकि पावर राइवलरी चलती रहती है हमेशा, और पावर राइवलरी में चाइना के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि वो करे क्या। तो यूएसएसआर ने क्रिएट किया है कि स्ट्रेटेजिक वैक्यूम, जिसको चाइना ने भर दिया। पांचवा, रशिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, फ्रॉम सुपर पावर टू नॉर्मल ग्रेट पावर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप देखो, अब इस क्वेश्चन का आप काउंटर आर्गुमेंट नहीं दे सकते। द रीजन बीइंग, इसका काउंटर आर्गुमेंट बनता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का। कोलैप्स ऑफ सोवियत, इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्या काउंटर आर्गुमेंट होगा इसका, बताओ। तो अब आप बताओगे इसका कंटेम्पररी, ये कंटेम्पररी टाइम्स में क्या इंपैक्ट है, कि अगर सोवियत का डिक्लाइन नहीं हुआ होता तो राइज ऑफ ट्रांसनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते। ट्रांसनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन की नींव कहां डाली है? अफगानिस्तान में, मुजाहिदीन। और डाली किसने, बताओ। बताओ, मुजाहिदीन की नींव डाली किसने? वैसे यूएसए ने। तो कंटेम्पररी टाइम्स में जो ट्रांसनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, उसका फाउंडेशन यूएसएसआर के डिक्लाइन में है। बनाए क्यों क्यों हुए थे मुजाहिदीन? तो काउंटर रशिया। दूसरा, वी आर सीइंग द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगेन ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड ऑल्सो, थर्ड वर्ल्ड बेसिकली इधर लिखेंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या कर सकते हैं हम, बताओ। इसका कंक्लूजन हो जाएगा कि द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर led to the world moving from bipolar से multipolar, sorry, unipolar and post 2008 we are seeing a multipolar world। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो गया। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर वाइंड अप करेंगे सेशन को। दैट 2024 का क्वेश्चन है ये, अब रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी चलो कर लेते हैं, कि एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ रशिया इंडिकेट्स इट्स इंटेंशन फॉर अ ग्रेट पावर। सो जो रशिया का एक्सपेंशनिज्म है, it indicates that Russia want to become a great power on the lines of Soviet। 2024 बताओ। अब देखो, इसके इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, टिमोटी सिंडर को, इनका आर्गुमेंट है दैट रशिया हैज अ न्यू इंपीरियल पैटर्न इन इट्स एक्शंस। न्यू इंपीरियल पैटर्न कैसे है, कि रशिया का डाउनफॉल हुआ, लेकिन रशिया हैज ऑलवेज क्लेम टू बी इंपीरियल पावर। दूसरा आप इसमें लिंक कर सकते हो जॉन मेयर शाइमर को। जॉन मेयर शाइमर का आर्गुमेंट है दैट रशिया के जितने भी आज तक एक्शंस हुए हैं, दे आर ड्यू टू रेस्पॉन्सेज टू स्ट्रक्चरल प्रेशर्स। अगर आज हम कह रहे हैं कि यूएसएसआर राइज हो रहा है, सॉरी रशिया का रिसर्जेंस हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर प्रेशराइजिंग रशिया टू एक्सपैंड। आप नेटो क्यों लेके जा रहे हो रशिया के ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर पे? मत लेके जाओ, वो नहीं करेगा एक्सपैंड। बट व्हेन यू विल गो क्लोजर टू मॉस्को, तो इट बिकम्स अ सिक्योरिटी डिलेमा। comes the body. Now, what is the evidence? The first evidence is territorial revisionism। फॉर एग्जाम्पल, क्रीमिया 2022-24 में, 14 में, सॉरी, 2014।
हाँ 2014। रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल ही रहा है। 2022 में हुआ था। हम्म। उसके बाद में दूसरा देश आइडियोलॉजिकल, लैंग्वेज ऑफ हिस्टोरिकल रशिया। For example, now we are seeing a new term that is known as Novorossiya. That is New Russia. तीसरा, USSR is sorry, Russia is giving patronage to separatist group. कैसे? Transnistria in Moldova, Abkhazia and South Ossetia in Georgia. ये जो रीजन्स हैं इसमें यूएसएसआर प्रमोट कर रहा है सेपरेटिज्म। जॉर्जिया, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सपेंशनिज्म इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम तक सीरिया की जो अब्बासिद रजीम थी उसको यूएसएसआर बैक करता था, रशिया ने बैक किया। जब फॉल आउट हुआ तो वो भाग के भी रशिया ही गए। क्या नाम था? बशर अल असद, ठीक। नेक्स्ट इज ऑयल डिप्लोमेसी, रशिया ने चालू करी 2022 से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। सो सेलिंग ऑयल टू डेवलपिंग नेशंस, सस्ते में क्या आप ले लो मेरे से ऑयल। दिस शोज कि रशिया वांट टू रिमेन अ ग्रेट पावर। एंड अब इसकी इम्पैक्ट, दैट ये तो होगा एविडेंस। इम्पैक्ट क्या है? यूरोपियन सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका बताओ। कि जो यूरोपियन नेशंस पहले नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पे कॉपरेट कर रहे थे, नाउ दे हैव ड्रॉन टू अ कन्फ्रंटेशन। हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। यस सर, हुआ। अब इसमें आप लिंक कर सकते हो अगेन मेयर शाइमर को, दैट नाटो का जो ईस्टवर्ड मूव है is a key cause. Mearsheimer has always opposed NATO expansion. He says is a key cause for Russia's security dilemma. अब impact on Asia, एशिया पे impact क्या हुआ बताओ। There is closing ties with China. यस सर। और कहीं impact है क्या? ग्लोबल साउथ में तो रशिया की वैसे भी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो सर स्वीडन ने ज्वाइन किया था ना नाटो, उसको ले क्या सकते हैं। स्वीडन ने नाटो ज्वाइन किया था ना। इशू स्वीडन की जो ज्वाइन करने से नहीं हुआ है, इशू हो रहा था कि जब ये लोग यूक्रेन को ज्वाइन करा रहे थे। स्वीडन मतलब और उससे फिनलैंड ने डर ज्वाइन के किया उससे 2020 डर में। के ज्वाइन कर लिया था ना, मतलब कि हाँ जैसे उससे डर के ज्वाइन कर लिया था अपने हाँ तुरंत। तो ये हो सकता है ना कि सिक्योरिटी डिलेमा बढ़ रहा है हाँ, तो कंट्री का। सिक्योरिटी जैसे ही आप ईस्टवर्ड जाओगे तो सिक्योरिटी डिलेमा तो बढ़ेगा रशिया के लिए ना। अब इसमें आप बता सकते हो दैट कंटेम्प्रेरी आज की डेट में क्या चल रहा है। तो आज की डेट में क्या चल रहा है कि यूएसएसआर इज फेसिंग डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट विच इज चैलेंजिंग इज ओन रिसर्जेंस। कैसे? स्विफ्ट के अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं रशिया के। दूसरा, देर इज ऑल्सो वॉर टाइम फटीग। 2 साल से, अब 3 साल से वॉर लड़ रहे हो। एंड जो सैंक्शंस लगे हैं, अब जो ट्रम्प 2.0 आ गया है उससे तो सैंक्शंस ही सैंक्शंस लग रहे हैं। और क्या इंपैक्ट हो जा रहा है? देयर इज नाउ राइज ऑफ
इसको ऐसे लिखेंगे कि नाउ रशिया इज फेसिंग अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दैट वाइदर यू विल गो फॉर मिलिट्री वर्सेस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब इसलिए तो रशिया बहुत जल्दी इस टाइम ट्रेड डील चाहता है। नाउ दे विल बी ट्रेड डील कह रहा हूँ, ट्रूस चाहता है। आज या कल में रशिया, यूक्रेन एंड यूएसए दे आर मीटिंग इन यूएई। या तो कल मीटिंग है या परसों मीटिंग है टू साइन दी डील डील फाइनलाइज करने के लिए। बिकॉज यूएसएसआर न्यू कि अगर अब इसके आगे एक थ्रेश होल्ड है, भाई आप बिना ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट के कितना दिन जी लोगे? और कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है, ये बचा ऑयल गैस ही तो है इनके पास सिर्फ। यस सर। चलो ठीक है। सो ये एक इवॉल्विंग क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी नहीं होगा, हो सकता है 2026 में जब हम लोग मेंस लिखें तब तक डील साइन हो जाए, तो इंपॉर्टेंट डील होगी फिर। ठीक, अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन ये है कि इन 2026 यूएसए इज फेसिंग सिक्योरिटी डिलेमा प्लस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सिक्योरिटी डिलेमा भी है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है, इसीलिए यूएसए वांटेड टू साइन आ ट्रूस डील नाउ, यूएसएसआर। ठीक है, ये इवॉल्विंग क्वेश्चन है इसलिए इसको अभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हम सही से। जब ट्रूस साइन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप इवॉल्व हो जाएंगी। ठीक, यहां से ये चैप्टर होता है खत्म। अब बताओ कोई डाउट हो तो। एक डाउट है कि ये सब जी। मतलब इवॉल्व इवॉल्व हो रहा है, तो फिर इसको मतलब प्रीलिम्स के बाद ही क्यों नहीं करने का? तो मतलब ये सब तो अभी प्रीलिम्स के बाद ही करना होता है। ओके। बट मैं प्रीलिम्स के बाद थोड़ा ना कराऊंगा आपको। नहीं नहीं, मतलब ये जो कंटेंट वगैरह है ये बाद में ही करना पड़ेगा ना? हाँ, ये सब आपको प्रीलिम्स से बात करना पड़ेगा, जो चल रहा होगा उस टाइम पे। देखो अभी अगर कल डील साइन हो जाती है हाँ तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा आपका। हाँ सर। मान लो कल को यूएस ने बोला कि नहीं अब हम किसी पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हम दोबारा से हम्म इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करेंगे, तो क्वेश्चन चेंज हो हम्म, गया। कल को हो सकता है चाइना में कोई प्रोटेस्ट हो जाए और चाइना खुद ही कोलैप्स हो जाए। yes, तो ये सब इवॉल्विंग चीजें, जो इवॉल्विंग चीजें होंगी क्वेश्चन उन पे आएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ में सिर्फ इतना सा है कि मैं चाहूं तो आपको कोल्ड वॉर पर 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन वो आपके क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखा पाएगा आपसे कभी, क्योंकि हाँ, यूपीएससी कोल्ड वॉर पूछ ही नहीं रही। yes, 2025 के आप क्वेश्चन उठा के देखो, वो हम्म, सारे क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है जो न्यूज में चल रहा है। स्टैटिक क्वेश्चंस हम डिटेल में वो कर रहे हैं जो रेलिवेंट हैं, इसलिए हमने कोल्ड वॉर किया है कि यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर पेपर में क्या क्या पता करंट बिल्कुल डोमिनेट ना करे, पूरा पेपर स्टैटिक पे रख दें वो लोग। तो हम्म, कोल्ड वॉर भी पता होना चाहिए। लेकिन कोल्ड वॉर से ज्यादा जरूरी इस टाइम पे ये है कि हम ट्रम्प की पॉलिसी समझें, जिससे कि अब आगे जो भी सिनेरियो होगा, जितना मैंने आपको बताया है, होपफुली मैंने तो मैक्सिमम देने की कोशिश करी है। इस बैकग्राउंड से आप कल के बाद में कोई भी अखबार का आर्टिकल पढ़ लेना, अगर आपको डाउट आए तो मुझे बता देना फिर। yes, सर। ट्रम्प क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट क्लियर क्लैरिटी दिमाग में थोड़ी बहुत तो आ गई होगी, पूरी तो देखो नहीं आ सकती एक बार में। यस सर। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि देखो मैं आपको ए से लेकर बी तक ले जा सकता हूँ, बी से जेड आपका काम है। हाँ और सर, आपको कर क्या, लेंगे वो। कोई भी अगर मुझे भी पढ़ा रहा है, जैसे मेरे भी जो टीचर्स हैं, वो भी मुझे ए से बी ले जा सकते हैं। पेपर आपका है, लिखना आपको है, यस सर। और समझना भी सिनेरियो आप ही को है। हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जितनी भी एनालिसिस पढ़ी है, हमने उसमें स्कॉलर्स थोड़े से कम पढ़े हैं। द रीजन बीइंग, इन क्वेश्चंस में स्कॉलर से ज्यादा वेटेज आर्गुमेंट का होता है। क्वेश्चंस जैसे कि कोल्ड वॉर वाले क्वेश्चंस में वेटेज स्कॉलर का है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है। तो यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप कुछ ऐसा आर्गुमेंट दें जिससे उसे खुशी मिले, और वो स्कॉलर है। जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, उसमें यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप उसको कुछ ऐसा लिख के दिखाओ जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि ट्रम्प 2.0 पे अभी
स्टैटिक कमेंटेटर्स के आर्टिकल तो इतने हैं नहीं, जो है वो सी राजामोहन टाइप के लोगों के हैं, है ना। स्टैब्लिश्ड ऑथर के तो एक दो साल बाद वो कोई किताब लिखेंगे अपनी, तब आएंगे। So, हमेशा आर्गुमेंट को वेटेज दो ऐसे क्वेश्चंस में। और जो स्टैटिक वाले हैं, कोर स्टैटिक, उनमें स्कॉलर को वेटेज दो, क्योंकि उसमें आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड का आर्गुमेंट लिखना है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है अपने आर्गुमेंट को सही से, इजी टर्म्स में। जैसे हमने पढ़ा कि यूएसए द आर्किटेक्ट ऑफ द मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर इज इटसेल्फ डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर। इससे बड़ा, इससे अच्छा आर्गुमेंट किसी कोई हो सकता है? नहीं सर, बहुत प्यारी लाइन्स थी वो। इससे अब आप वहां पे सैयद क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, सैयद अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन का नाम नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपका खुद का आइडिया है ये। तो हेलो। अब, हाँ जी। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो इसके आगे की जिम्मेदारी अब आपकी है। मेरा काम 31 तारीख तक का है, उसके आगे का नहीं है। यस सर। सर इसमें अगर मतलब ये जो अभी आर्टिकल्स वगैरह हैं तो उसमें अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। यूएस वर्सेस चाइना, रशिया, हाँ, ऐसे ये हेडिंग में अगर नोट्स बना लिए तो उतना हो जाएगा ना उसके मतलब क्या क्या है ऐसा, उसका प्रोज कौन सा ऐसा मतलब, और उसके ऑपोजिट में ऐसे, तो उतना हो जाएगा ना फिर मतलब उसके आगे भी कुछ करना पड़ता है क्या इसके इस हेडिंग में हो जाएगा ना वैसा? देखो पहले ए से बी तो जाओ, बी से सी तो उसके आगे की स्टेप है। पहले आर्टिकल को अपने आंसर्स में लेके आने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आता है कि आर्टिकल में से क्या लेके आना है। अभी तक तो हम वो पढ़ रहे हैं जो हमको कोचिंग वाले दे रहे हैं। हम्म। मैं आपसे कुछ नया इनोवेट करने के लिए कह रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ अपने लिए इनोवेट। तो आर्टिकल्स को पढ़ो, बस। उसमें से जो समझ में आए, ए समझ में आए ए लिखो, बी समझ में आए बी लिखो। बट कुछ तो आएगा, एक्स एक तो आएगा, X-1 तो कभी नहीं आएगा। यस सर। हमेशा X+1 ही होगा आपका। अगर आप दूसरा आर्टिकल पे जाओगे तो X+2 होगा, तीसरे पे जाओगे तो X+3 होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है हमेशा। यस। तो उतना करो। यस। ठीक है, मजा आया? यस सर। ये सर चलो, बहुत मजा आया। यस सर, वो आर्टिकल से जो पढ़ाया ना आपने बहुत अच्छा लगा, काफी सारे कीवर्ड। इसीलिए तो मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन कर नहीं रहा था पहले से, बिकॉज आई न्यू कि यही टॉपिक है जहाँ डिस्कशन की जरूरत है। अब कल जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 10। ओके सर। दो टॉपिक एक साथ करेंगे क्योंकि इंटर रिलेटेड है बहुत ज्यादा, कोई मतलब नहीं अलग अलग करने का। टॉपिक नंबर 8 है रिवॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें से कुछ नहीं आता। और टॉपिक नंबर 10 जो है वो है रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें मेरी प्रिडिक्शन है ईयू आने वाला है दोबारा, 25 में आया, 26 में भी ईयू आएगा। ठीक। अच्छा, एक बात याद रखना, कल हम सार्क निपटाएंगे। ठीक है, तो हम 2B में भी सार्क नहीं कर, अब अलग से नहीं करेंगे। 2B का सार्क यहीं कर लेंगे। 2B में से यूरोपियन यूनियन प्लस इंडिया यहीं कर लेंगे। 2B में आसियान प्लस इंडिया यहीं कर लेंगे। दो जगह रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, एक ही जगह कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो कल की क्लास अप्रोक्सीमेट 2 घंटे की होगी। तो स्टार्ट करेंगे बाय 9:15 9:30 एंड वाइंड अप करेंगे बाय 11:30। ठीक है, आने वाली क्लासेस लाइव करना ज्यादा फायदा होगा, बाकी रिकॉर्डिंग तो आई है। मैं चलो, इधर ओके सर। लाइव में ही बेनिफिट है सर, रिकॉर्डिंग में तो। रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं है, देखो रिकॉर्डिंग यही है। ठीक है, चलो फिर वाइंड अप करते हैं। बाय बाय। थैंक बाय यू सर। सर। बाय बाय।